चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा 117 नंबर टेस्ट का टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल से चलेगा, कुछ फैमिली रीजन था इसलिए क्लासेस नहीं हम ले पाए थे। कल से चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए सर, आज का आंसर में बहुत गलती था, तो जो गलती वगैरह होगा मिला लेंगे, हम लोग देख लेंगे कहाँ क्या सुधार होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है और ये क्वेश्चन बोला गया है आपसे, सोलर कांस्टेंट पर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी वैल्यू सोलर कांस्टेंट का मान होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज है कि सोलर रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो रेडिएशन चैप्टर आप पढ़ते होंगे, रेडिएशन आप पढ़ते होंगे, ये तो सभी को पता होगा कि रेडिएशन चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। और रेडिएशन जो हमारा होता है जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं, तो इस विकिरण वाले चैप्टर में, इस रेडिएशन वाले चैप्टर में उष्मा संचरण हम लोग पढ़ते हैं, या फिर उष्मा संचरण जो हमारा होता है ये रेडिएशंस के माध्यम से भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उष्मा संचरण करने के लिए अगर रेडिएशंस के थ्रू अगर उष्मा संचरण होता है तो उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी रेडिएशन होगा, जहां कहीं भी रेडिएशन होगा वहां का तापमान उच्च तापमान होता है। कैसा तापमान होगा? तो ये उच्च तापमान होता है। अगर कोई वस्तु उच्च तापमान पर होता है तो उससे अपने आप रेडिएशन का इमिशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वस्तु ज्यादा तापमान पर होता है तो उससे अपने आप क्या होता है, तो कहते हैं कि रेडिएशंस का इमिशन होता है, यानी कि उष्मा संचरण कर जाता है उससे। तो रेडिएशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो रेडिएशन होने के लिए उच्च तापमान का होना जरूरी होता है। अब इसी में एक कांस्टेंट टर्म हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे मान लेते हैं रेडिएशन हमारा कहां से होता है, हम कहेंगे सन की बात करते हैं। सन का मतलब सूर्य है, और सूर्य से जो रोशनी हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पहुंचती है, इस पृथ्वी पर ये पहुंचती है, इसको पृथ्वी मान लेते हैं। तो सूर्य से जो भी हमारी रोशनी या सूर्य से जो भी हमारे एनर्जी पहुंचती है पृथ्वी पर, जो भी हमारी पृथ्वी पर एनर्जी पहुंचती है, तो पृथ्वी से हमारा गर्म हो जाता है। तो मेरे भाई इस एनर्जी को, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, और ये एनर्जी हमारा किस रूप में होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में देखते हैं। ये बात आप सभी लोगों को पता होगा। किस तरंग के रूप में पहुंचती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पीड होता है, गति होता है, वो कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब मेरे भाई सोलर रेडिएशंस कहने का मतलब सन से जो एनर्जी हमारे पृथ्वी पर रिसीव हुई है उसके लिए एक वैल्यू हमारा आता है जिसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। वहां पर एक वैल्यू हमारा आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं। अब ये सोलर कांस्टेंट हमारा होता क्या है, फॉर्मूला जान लीजिए। एनर्जी रिसीव्ड, यानी कहने का मतलब है कि एनर्जी जो रिसीव किया जाता है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर एनर्जी रिसीव्ड एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी हमारा रिसीव्ड एनर्जी की हम बात करते हैं जो पृथ्वी के द्वारा रिसीव किया गया है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, ये हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो सोलर कांस्टेंट का जो यूनिट होगा क्या होगा? तो एनर्जी का यूनिट तो हमारा क्या होता है? अब देखो एनर्जी है ये, और हमने, आप सभी लोग जानते होंगे जब कभी भी हम लोगों के सामने ये बात होती है कि यहां से यहां अगर एनर्जी पहुंच रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक रेडिएशन है, और रेडिएशन हमारा क्या है? तो उष्मा संचरण है। एक बात बताइए मेरे भाई, ये तो रेडिएशन ही होगा ना। अगर हम कहेंगे सूर्य से पृथ्वी पर अगर हमारा एनर्जी पहुंच रहा है तो उसको रेडिएशन कहते हैं, और रेडिएशन हमारा क्या है? तो उष्मा संचरण हमारा है। इसी को, उष्मा संचरण को ही तो रेडिएशन कहते हैं। उष्मा संचरण की एक विधि होती है जिसको रेडिएशन कहते हैं, और उष्मा संचरण को यूनिट को हम लोग जूल पर सेकंड में दिखाते हैं, यानी इसको हम लोग वाट में लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अब यहां पर मामला यह है कि एनर्जी जो रिसीव करेगा ये हमारा पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है वो किस यूनिट में करेगा? तो जूल पर सेकंड में करेगा, यानी जूल पर सेकंड में करेगा, यानी इसको आप वाट कह सकते हो। ऊपर में हमारा वाट हो गया, नीचे में एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, और टाइम का यूनिट क्या होगा? तो सेकंड होगा। तो वाट पर मीटर स्क्वायर सेकंड हमारा सोलर कांस्टेंट का यहां पर क्या होता है? तो सोलर कांस्टेंट का यूनिट होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब सोलर कांस्टेंट कितनी होती है? तो इस सोलर कांस्टेंट का मेरे भाई एक वैल्यू होता है, जिस वैल्यू को आप याद रखिएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना 1366 वाट पर मीटर स्क्वायर
सेकंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसी को किलोवाट में अगर देखेंगे तो किलोवाट में अगर देखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तब 1.366 इतना किलोवाट हमारा हो जाएगा, वाट नहीं अब किलोवाट हो जाएगा, और इतना किलोवाट मीटर स्क्वायर हमारा सेकंड रह जाएगा। यानी सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना वो डिफाइंड होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। सोलर रेडिएशन के लिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सोलर कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है तो इतनी होती है। वाट में बोलेगा तो 1366, और किलोवाट में बोलेगा तो 1.366 हम लोग बोलते हैं। और 1.366 जो हमारा है ये लगभग 1.4 के आसपास का हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। और सोलर कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा वाट मीटर स्क्वायर सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिख दिया गया, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर सेकंड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दिया गया है। चलो इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम को यहां पर क्या दिया गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को कह दिया गया। तो ये एनर्जी, एनर्जी के यूनिट को जूल कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। इसको हम लोग जूल पर सेकंड ही कहेंगे। और नीचे में क्या है, तो कहेंगे नीचे में हमारा एरिया है, और एरिया का यूनिट हमारा क्या होता है, तो कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका यूनिट मेरे भाई सही कर लेना, इसका यूनिट जो होता है ना, ये यूनिट हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे यूनिट हमारा जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर में ही होता है। ये सही यूनिट दे रखा है, इसी यूनिट को आप पढ़ेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब इतना वाट पर मीटर स्क्वायर हमारा इसका यूनिट होगा। इसका मतलब इतना क्या है, तो किलो वाट है, तो ये हमारा किलो वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जूल पर सेकंड, हमने क्या बोला, उष्मा संचरण को जूल पर सेकंड में लिखते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम ये जूल पर सेकंड को बताता है, ये उष्मा संचरण को बताता है, और कितने एरिया पर हमारा संचरित हुई है उससे हम डिवाइड कर देते तो हमारा निकल करके आता है। तो आपको ध्यान रखना, इस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपको याद रखना सोलर रेडिएशन के लिए, जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू अगर बोलेगा वाट में तो कहेंगे 1366, किलो वाट में बोलेगा तो 1.366 होता है। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति हमारा होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए मेरे भाई, गैसों के द्रवीकरण के लिए कौन सी स्थिति पैदा होती है और कौन सा कंडीशंस हमारा होना चाहिए। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पर क्वेश्चंस कई बार हमारा आ चुका है, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम लिक्विफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लिक्विफिकेशन की अगर बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग गैसों का द्रवीकरण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गैसों का द्रवीकरण के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यानी कि गैसों का द्रवीकरण के लिए जो कंडीशन हमारा होगा, वो कंडीशन क्या होगा, कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। वो कंडीशन, वो शर्त क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शर्त हमारा ये होता है कि ताप को निम्न करना होता है। इसका मतलब निम्न ताप होगा और उच्च दाब होना चाहिए। निम्न ताप और उच्च दाब की स्थिति होनी चाहिए। निम्न ताप तथा उच्च दाब की स्थिति होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ताप निम्न और दाब कैसा होना चाहिए, तो कहेंगे उच्च होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन हमारे आ चुके हैं, और आप सीधा कहोगे सर ये कंडीशंस आपको किसी भी सूरत में याद रखना पड़ेगा। तो तापमान को कम होना चाहिए और दाब को उच्च होना चाहिए। यहां ताप कम है, कम दाब भी है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां उच्च ताप दे रखा है तो गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो अगर गैस को द्रव बनाना है, जाहिर सी बात, ये तो सोचने वाली बात है कि गैस को द्रव बनाना है तो जाहिर सी बात है ठंडा करना पड़ेगा, तभी तो गैस द्रव बनेगा। जैसे हमारा वाष्प है, वाष्प एक प्रकार का गैस है। पानी बनाएंगे तो वाष्प को गैस बनाए, अगर पानी बनाएंगे तो तापमान घटाना पड़ेगा, लेकिन तापमान घटेगा लेकिन दाब हमारा क्या होगा, तो उच्च दाब पर ऐसी स्थिति आती है। और एक बात तो हम आपको बोले थे कि गैसों का लिक्विफिकेशन जो हमारा होता है, गैसों का लिक्विफिकेशन जो हमारा होता है क्रांतिक तापमान के ऊपर नहीं होता है, क्रांतिक तापमान के नीचे होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। गैसों का लिक्विफिकेशन क्रांतिक तापमान के ऊपर नहीं होता है, क्रांतिक तापमान के ऊपर नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, क्रांतिक तापमान के ऊपर नहीं होता है, क्रांतिक तापमान के ऊपर हमारा नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, क्रांतिक तापमान के नीचे होता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ये किस साथ कहेंगे, ये क्रांतिक तापमान के नीचे होता है, क्रांतिक तापमान के नीचे होता है, लेकिन क्रांतिक तापमान के ऊपर
नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए ये कंडीशंस आपको याद रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट मैंने बोला है ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछता है। अब आप कहोगे कि सर ये एग्जाम में पूछता है क्या, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये पूछता है क्या, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये पूछता है क्या, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो गैसों का लिक्विफिकेशन क्रांतिक तापमान के नीचे होता है, क्योंकि क्रांतिक तापमान के नीचे फेज चेंज होगा तो गैसों का लिक्विफिकेशन हो जाएगा, जो गैस है वो द्रव बन सकता है। लेकिन क्रांतिक तापमान से उच्च तापमान, क्रांतिक तापमान से अब तापमान पर नहीं होगा, क्योंकि क्रांतिक तापमान से ऊपर हमारा कभी भी फेज चेंज नहीं होता है, इसलिए गैस को कभी आप लिक्विड नहीं बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा आता है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला बोला कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, जब हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। जब कभी भी हम लोग यहां पर समतल दर्पण की बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, आपके सामने जब कभी भी प्लेन मिरर की बात होगी, समतल दर्पण की बात होती है, तो समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, तो याद रखना मेरे भाई ये काल्पनिक इमेज बनाता है। ये एक लाइन तो आपको याद रखना है, ये हमेशा का मतलब हमेशा होता है, हमेशा ये काल्पनिक इमेज बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब जो बनाएगा वो कैसा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना ये प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे ये सीधा होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात याद रखना मेरे भाई कि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि काल्पनिक क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। काल्पनिक का मतलब होता है ये दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, दर्पण के आगे कभी नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरा बात आपको याद रखना मेरे भाई कि ये सीधा इमेज बनाता, उल्टा नहीं बनाता है। और कहीं कहीं पर आपको ऐसा टर्म लिखा हुआ दिखेगा कि ये पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है, और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, इस बात को ध्यान रखना। पार्श्व उल्टा और उल्टा में बहुत अंतर है। उल्टा का मतलब मुंडी नीचे, इसको उल्टा कहता है। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, दायां हाथ बायां दिखेगा और बायां हाथ दायां दिखता है, उसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, समतल दर्पण की जो कहानी है, जितने दूरी पर हम वस्तु को समतल दर्पण से रखते हैं उतनी ही दूरी पर हमारा क्या बनता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देगा, तो हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये हमेशा कैसा, तो हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ये बात आप हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ये बात आपको मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर ये समतल दर्पण हमारा ऐसा होता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जाहिर सी बात है, ये समतल हमारा है, ये प्लेन हमारा है, तो बताइए मेरे भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, इसके वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ये अनंत होती है। तो कोई भी मेरे भाई प्लेन सरफेस हमारा होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत ही होती है। अब यहां पर प्लेन मिरर है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, तो कहेंगे अनंत ही होगा। लेकिन कर्व सरफेस के लिए वक्रता त्रिज्या डिफाइंड होता है, तो आपको ध्यान रखना, अगर कर्व होता तो उसका वक्रता त्रिज्या होता है। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कर्व होता है तो उसका वक्रता त्रिज्या होता है। लेकिन अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उसका वक्रता त्रिज्या कैसा होगा, तो उसको हम लोग अनंत मान करके चलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कई बार एग्जाम में आते रहता है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको सीधा कहना है इनफाइनाइट होगा। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब लाल, नीला और हरे प्रकाश के पुंज को एक स्थान पर पड़ता है तो बताइए प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। बताइए, ये सब बात हम कितनी बार आपको बता चुके हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, एक बार और जान लीजिए। शीर्ष पर अगर हमारा होता तो इसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं, और अगर दो प्राइमरी कलर अगर मिल जाता है तो सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। ये दोनों मिलेगा तो येलो बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो मैजेंटा मिलेगा, ये दोनों मिलेगा तो सियान मिलेगा। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चलो इतना तो बात हमको पता है कि अगर मान लेते कि रेड और ब्लू अगर मिल गया तो मैजेंटा बन गया। अगर हम ब्लू और ग्रीन की अगर बात करते हैं, ये दोनों मिल गया तो सियान मिलेगा। अगर ये दोनों मिल गया तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर अगर रेड और ग्रीन अगर मिल गया तो येलो मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर, दो प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर, दो प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बनता है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर तीनों प्राइमरी कलर अगर मिल जाता, आर, बी
और जी तीनों प्राइमरी कलर मिल जाएगा तो ये क्या मिलता है, तो कहेंगे इससे हमें व्हाइट कलर प्रदान होता है। या फिर तीनों सेकेंडरी कलर अगर मिल जाए, जिसको हम लोग YMC कहते हैं, तो YMC तीनों अगर मिल जाएगा फिर भी हमें कैसा रंग मिलेगा, तो व्हाइट मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर ग्रीन का संपूरक रंग कौन होगा, तो मैजेंटा। ब्लू का संपूरक रंग कौन होगा, तो येलो। रेड का संपूरक रंग कौन होगा, तो सियान। इसका जस्ट अपोजिट वाला भी आपको कहना है। तो यहां पर कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछा गया है और आपको बोला गया कि लाल, नीला और हरा की बात करता है। और लाल, नीला, हरा क्या है, तो लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, RBG तीनों को मिला दीजिए। RBG तीनों को मिला दीजिए, क्या मिल गया, तो व्हाइट रंग आपको मिलेगा। कैसा रंग मिलेगा, तो तीनों प्राइमरी कलर के मिलने से व्हाइट रंग प्राप्त होता है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, व्हाइट कहां दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। सफेद दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। इसमें लगता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो बी आंसर दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन यहां पर सफेद गायब कर दिया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारेंगे, उपयुक्त में से क्या करेंगे, कोई नहीं हमारा हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन हमारे पास आया था उससे हट करके यहां पर बना हुआ स्लाइड है, ठीक है। तो अब इसमें अगर चूंकि व्हाइट नहीं है तो आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे। और ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब आप कहिएगा सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा अपने हिसाब से भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बताइए। हाँ, व्हाइट ना तो प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रेरकत्व के बारे में, और हमने आपको कई बार बोला है, जब आप क्लासेस करते होंगे तो प्रेरकत्व के बारे में हमने कई बार आपको बोला है। ये जो हमारा प्रेरकत्व हमारा होता है, हम लोग इंडक्टर को प्रेरकत्व कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये जो इंडक्टर होता है इसी को बोलते हैं। और इंडक्टर कैसा होता है, ये कॉइल जैसी संरचना होती है, कॉइल जैसी संरचना होती है। ये लाइन आपको ध्यान रखना। इसकी संरचना कैसी होती है, कॉइल जैसी संरचना की होती है। ये कॉइल जैसी संरचना जो होती है उसको इंडक्टर कहते हैं। तो इंडक्टर तो आपने कई बार देखा होगा मेरे क्लासेस में, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसा इंडक्टर दिखता होगा। और इस इंडक्टर को हम लोग L से दिखाते हैं, और इसका यूनिट हमारा क्या होता है, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग हेनरी से दिखाते हैं। और जो हमारा इंडक्टर है, इसको अगर हम इंडक्टर अगर कह रहे हैं, इसका मतलब समझना मेरे भाई कि इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी का जो स्टोरेज होता है, वो भी मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि इसमें एनर्जी अगर स्टोर करेगा तो किस रूप में करता है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है। इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा तो वह किस रूप में होगा, तो याद रखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है। ये इंडक्टर होता है। अब यहां पर एल टर्म हमारा इंडक्टर के लिए यूज होता है। तो मेरे भाई हम तो हेनरी यूनिट दे नहीं रखा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि हमारा जो ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको ईएमएफ कहते हैं, ये जो ईएमएफ हमारा होता है वो कितना होता है, तो याद रखना -LDI अपॉन में क्या होता है, तो dt होता है। ये भी एक फॉर्मूला हमारा है। -LDI अपॉन में dt होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है, जो ईएमएफ हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है -LDI अपॉन में dt होता है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी का यूनिट निकालना होता है वो किसी भी फॉर्मूला में देखे तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी हमारा इंडक्टर के लिए होता है। तो आपको क्या करना, तो आपको L दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। कहां दिख रहा है L, तो यहां दिख रहा है L। तो इस L को आप बाहर कीजिए। अगर उस L को आप बाहर करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर E टाइम्स हमारा dt हो जाएगा, और डिवाइड हम किससे करेंगे, तो di से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा करंट होता है। di छोटा सा करंट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो E हमारा क्या, तो EMF है, और EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज। तो हम लोग जानते हैं E बराबर हम लोग कहेंगे V, और V बराबर क्या कहेंगे, तो IR कह सकते हैं। तो मेरे भाई जो हमारा ईएमएफ होता है वो वोल्टेज के बराबर, वोल्टेज हमारा आईआर के बराबर होता है। ओम्स लॉ तो वी आई वाला आईआर कहते हैं, और वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। अब यहां पर हम लोग ई के जगह पर जो यूनिट रख सकते हैं, हम वोल्ट भी रख सकते हैं, और हम यहां पर क्या रख सकते हैं, तो हम यहां पर एम्पियर और गुना में यहां पर रेजिस्टेंस का यूनिट हमारा क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर ओम भी हम रख सकते हैं। तो मेरे भाई इसके जगह पर यूनिट हम क्या रख देंगे, तो कहेंगे इसके जगह पर यूनिट हम क्या रखेंगे, तो एम्पियर हो गया, और गुना में क्या रखेंगे, तो यहां पर हम ओम की बात करते हैं। एम्पियर ओम हमारा हो गया, तो इसके लिए हमारा एम्पियर ओम हो गया। और यहां dt तो लिखा हुआ है, और dt का यूनिट क्या होता है, क्योंकि टाइम है तो टाइम का यूनिट आप सेकंड कह दीजिए, और नीचे में आप कहेंगे di, और करंट का यूनिट हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर एम्पियर होता है। अब ये नीचे का एम्पियर ऊपर का एम्पियर कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या निकल कर क्या रहा है, तो ओम गुना में आपका सेकंड निकल कर क्या रहा है। तो
तो ये इस इंडक्टर का एक यूनिट ये भी होगा जो कि ओम गुना सेकंड होगा। तो या ओम गुना सेकंड को ही हम लोग क्या लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये ओम सेकंड की बात कर रहा है। और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेरकत्व के बारे में आपने समझा, इंडक्टर उसी को कहते हैं, कॉइल उसी को कहते हैं, इसलिए वो कुछ अलग चीज नहीं है। और इसी को आप कह सकते हैं कि हमारा टेम्पररी मैग्नेट की तरह हमारा काम करता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन द कॉइल। बताइए मेरे भाई, किसी कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर जनरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं और कैसे हमारा जनरेट होता है। तो कई बार ये चीज हमारे सामने में आ गया है। तो कुंडली और चुंबक की सापेक्षिक गति के कारण हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना कि कुंडली और चुंबक की सापेक्षिक गति के कारण हमारा क्या होता है, तो हम कहते हैं यहां पर एनर्जी हमारा डेवलप करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा पैदा होता है। कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति, अब समझिए कुंडली और सापेक्ष गति की हम बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। शायद पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, आप एब्जॉर्व करोगे, आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि ये मान लेते हैं हमारा क्या, तो मैग्नेट है, एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा साउथ पोल। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, इस मैग्नेट के बीच में एक हम क्या करते हैं, एक यहां पर कंडक्टर को रख देते हैं, चालक को रख देते हैं। तो होगा क्या, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को रख रहे हो, ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग कंडक्टर कह दिए। और इस कंडक्टर को जैसे ही हम यहां पर हमारा मैग्नेट लगा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं, ये कंडक्टर क्या करेगा, तो ये कंडक्टर हमारा रोटेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है, ये घूमने लगता है हमारा, ऐसे कंडक्टर हमारा रोटेट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर एनर्जी डेवलप होता है और उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर कुंडली भी है, और कुंडली यानी कि कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और साथ साथ चुंबक की हमारा सापेक्षिक गति हो जाती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि मोटर वगैरह में हमारा होता है। अगला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, दृढ़ बर्तन की बात करता है। जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको दृढ़ बर्तन दिख जाए, तो इसका मतलब आप समझ लेना ऐसा बर्तन की बात कर रहा है जो कंप्लीट रूप से हमारा रिजिड है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दृढ़ बर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो इसको आप समझ लेना कि कोई भी चीज हमारा कैसा, तो कहेंगे रिजिड है। ये कैसा बॉडी है, तो कहेंगे ये हमारा रिजिड बॉडी की हम बात करते हैं। जो बर्तन है वो कंप्लीट रूप से हमारा रिजिड है। और अगर कोई भी चीज रिजिड होता है तो आप इसका कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज दृढ़ होता है, रिजिड होता है, तो ये कंसेप्ट होता है कि उसके वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका आयतन फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना इसका वॉल्यूम घटेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कहता है कि एक दृढ़ बर्तन आप लीजिए, चलो एक दृढ़ बर्तन हम लेते हैं और कुछ इस तरीके का हमारा एक रिजिड बॉडी है, इसको रिजिड बर्तन कह दिए। अब इस रिजिड बर्तन के अंदर हमारा क्या है, तो गैस की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे भी रैंडम मोशन करता है। हम सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा रैंडम मोशन कौन करता है, गैस के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है, अंतराण्विक बल, वो काफी वीक होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स का साथ छोड़ करके थोड़ा रैंडम मोशन करता है। लेकिन आपसे कह दिया गया कि ये जो बर्तन है ये कंप्लीट रूप से हमारा रिजिड है, चूंकि इसका वॉल्यूम फिक्स है, ना वॉल्यूम बढ़ सकता है ना वॉल्यूम घट सकता है। आगे कहता है कि उस में क्या रखा हुआ है, तो इसके अंदर गैस रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ, तो गैस रखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसमें रखी गैस का आपको तापमान को बढ़ा देना है, उसमें जो गैस रखी है उस रखी गैस का क्या करना है, तो तापमान को बढ़ाना है। अगर मेरे भाई इस गैस के तापमान को बढ़ाते हैं, अगर इस गैस के तापमान को बढ़ाते हैं, तो नीचे से इसको गर्म करना शुरू करना पड़ेगा। आप नीचे से इसमें उष्मा देना शुरू करेंगे, और जैसे ही नीचे से आप इसमें उष्मा देना शुरू करेंगे, तो इस गैस का जो टेम्परेचर होगा वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, तो इस गैस का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक बात आप जानते होंगे मेरे भाई कि जो हमारा क्या कहते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो गति होती है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T टेम्परेचर का होता है। इसका मतलब है जितना ज्यादा गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा उसकी गति बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर गैस के तापमान को अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं, तो गैस के अंदर जो गति है उसके मॉलिक्यूल्स का वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
और चूंकि चारों तरफ से गैस भरा हुआ है तो गैस तो हर जगह फैला हुआ होता है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, तो ये कंटेनर की जो दीवार है उस दीवार पर चारों तरफ से क्या करेगा, तो फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, यानी कि ये इसको हिट करना शुरू कर देगा पूरी चारों तरीके से। और आप कहेंगे इसको गर्म करेंगे, तो ये चारों तरफ से ये क्या करेगा, तो इसके ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देगा और ये इस तरीके से हमारा प्रेशर करेगा, पूरी दीवार पर ये प्रेशर डालेगा। जैसे ही गैस को आपने गर्म किया उसका तापमान बढ़ा, गैस का तापमान बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट क्या करेगा, तो इसको हिट करना शुरू कर देगा। मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट क्या करेगा, उसकी दीवार को दीवार से टकराना शुरू कर देता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक दृढ़ बर्तन में रखी गैस के तापमान को जब हम बढ़ाते हैं तो तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगा दाब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे, जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, तो प्रेशर इस पर प्रेशराइज करेंगे और इसका दाब बढ़ जाएगा। क्योंकि इस सब पर हमारा दाब क्रिएट करेगा, चारों तरफ से इसका दाब हमारा बढ़ जाएगा। अब कह रहा है क्यों दाब बढ़ जाएगा, उसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दाब इसलिए बढ़ जाएगा मेरे भाई, दाब इसलिए बढ़ जाएगा जब जब अणु दीवार से टकराते हैं तो वे अधिक गतिज ऊर्जा का क्षय करेंगे। एक बात याद रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये चैप्टर आता है, और याद रखना गतिज ऊर्जा का कोई इसमें क्षय हमारा नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब कह रहा प्राय अणु एक दूसरे से टकराते हैं, यहां तो मेरे भाई दीवार को हिट करेगा चारों तरफ से, यहां कह रहा कि प्रायः कह दिया, प्रायः का मतलब लगभग कह रहा है अणु अणु एक दूसरे से टकराते हैं, जो कि गलत होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो कह रहा अणुओं की औसत गति ज्यादा होती है, जिससे वे प्रायः बर्तन की दीवार से टकराते हैं और उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए हम लोग जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो सी आंसर हम लोग यहां पर करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, एक ही धातु की बनी वस्तु की उष्माधारिता का अनुपात इतना दे रखा है। अब यहां पर बोल दिया कि उष्माधारिता का अनुपात आपको 2:5 दे रखा है क्वेश्चन में। उष्माधारिता की बात कर रहा है, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, लेकिन मामला यह है क्वेश्चन में कि वो एक ही धातु की बनी वस्तु है, यानी कि धातु अलग अलग नहीं है, धातु एक जैसा ही है। उष्माधारिता का अनुपात 2:5 है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्तन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ये आप बता दीजिए। बर्तन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो ये आप बता दीजिए। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही पूछा गया है। एक बार बताइए इस क्वेश्चन के मेरे भाई आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर करके बताइए एक बार फटाफट करके। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो हम लोग को समझना है, एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, Q = ms डेल्टा टी, सभी लोग पढ़ते होंगे। लेकिन ये जो S यहां पर होता है ना, इसको विशिष्ट उष्माधारिता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं, स्मॉल s की बात कर रहे हैं। एक फॉर्मूला इसी से रिलेटेड होता है, और Q = हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर C डेल्टा टी होता है। Q = C डेल्टा टी होता है। यहां जो C हमारा दे रखा है इसको हम लोग उष्माधारिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग उष्माधारिता कहते हैं। और उष्माधारिता कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हीट कैपेसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से। तो मामला यह है मेरे भाई कि क्वेश्चन में आपसे उष्माधारिता की बात कर रहा है, तो एक चीज बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को? आपको जरूर दिख रहा होगा रिलेशन, इस बात को ध्यान रखना। रिलेशन बस ये दिख रहा होगा कि सब कुछ तो सेम है दिख रहा है। इस C के जगह पर यहां पर क्या लिखा गया है, तो इस C के जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस C के जगह पर यहां पर क्या लिखा गया है, तो कहेंगे ms लिखा गया है। m क्या है, तो द्रव्यमान हमारा है, C के जगह पर ms लिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये C कह सकते हैं कि जो C हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, तो ms हमारा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, C बराबर हमारा ms हो गया। इसका मतलब है कि ये जो C हमारा है जिसको स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं, ये समानुपाती किसका है, तो द्रव्यमान का है। और जो C हमारा है ये भी समानुपाती किसका है, तो विशिष्ट उष्माधारिता का भी है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है समानुपाती का, और अगर मान लेते विशिष्ट उष्माधारिता और उष्माधारिता में क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों इस तरीके से होगा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो किस पर पूछा है, तो क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा है। जब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर उष्माधारिता का अनुपात 2:5 है तो बताइए द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो आप सीधा कहेंगे सर उष्माधारिता का अनुपात 2:5 है तो द्रव्यमान का भी अनुपात क्या होगा, 2:5 होगा, चूंकि दोनों कैसा है,
तो दोनों के दोनों यहां पर समानुपाती के रिलेशन में है, इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, याद रखना कि एक उष्माधारिता होता है सी, उष्माधारिता में अगर हम मास से डिवाइड करते तो यही बन जाता है विशिष्ट उष्माधारिता, इस बात को ध्यान रखना। तो विशिष्ट उष्माधारिता किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है? विशिष्ट उष्माधारिता हम उसको कहते हैं, किसी भी चीज को अगर विशिष्ट बनाना होता है तो उसके उष्माधारिता में मास से डिवाइड करते हैं। तो ये उष्माधारिता मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो विशिष्ट उष्माधारिता बन जाता है, तो वही C बराबर MS हमने लिखा है, वहां पे कुछ अलग नहीं है, कंसेप्चुअल चीज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज को विशिष्ट बनाना, यहां देखिए उष्माधारिता को विशिष्ट बना दिया गया, इसका मतलब उष्माधारिता में मास से डिवाइड कर दिया गया, तो जिसको भी विशिष्ट बनाते हैं उसमें मास से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। तो मेरे भाई पोल पर हमारा क्या होता है, ध्रुव पर हमारा क्षैतिज घटक शून्य होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम चुंबकीय ध्रुव की अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक पोल की अगर बात करते हैं, तो जो चुंबकीय ध्रुव हमारा होता है, इस चुंबकीय ध्रुव पर हमारा क्या होगा, कहेंगे जो चुंबकीय ध्रुव हमारा होता है, इस चुंबकीय ध्रुव पर ध्यान रखना है कि यहां पर क्षैतिज घटक जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक, तो कहेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका क्षैतिज घटक जो होगा वो कैसा होगा, तो कहेंगे क्षैतिज घटक यहां पर शून्य होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है दूसरे के बारे में, अगर मान लेते चुंबकीय ध्रुव बोला था तो ये भी कह सकता है चुंबकीय ध्रुव ना कह करके आपको ये भी कह सकता है, अब हम लोग को चुंबकीय ध्रुव नहीं कहना है, अब हम लोग को चुंबकीय क्या कहना, तो चुंबकीय भूमध्य रेखा या चुंबकीय हम कह सकते हैं, यहां पर विषुवत रेखा की बात करते हैं, चुंबकीय भूमध्य रेखा के भी हम बात कर सकते हैं, जिसको इक्वेटर कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा कंपोनेंट, तो चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं यहां क्षैतिज घटक, तो यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक हमारा 0 होता है, यहां ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ये हमारा 0 होता है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हमारा होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ज्यादा डेप्थ का चीज है उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना लाइन आप याद रख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। तो अगर चुंबकीय ध्रुव पर देखेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और अगर हम लोग भूमध्य रेखा पर अगर देखेंगे तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा 0 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य कहां पे होता है, तो क्षैतिज घटक अगर शून्य होता तो हमारा ध्रुव पर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो चुंबकीय ध्रुव आंसर करेंगे, एट मैग्नेटिक पोल्स की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे, तो ए करेक्ट हो जाएंगे। एक लाइन में कहानी सिंपल है और बहुत ज्यादा करने की इसमें जरूरत और नहीं है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत लोगों को गलती करा देता है, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को गलती कराता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपके एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत लोग जो है गलती में गलती कर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा ठोस में अधिक होती है। ध्वनि का जो वेग होता है गैस की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का ऑर्डर किसको नहीं पता होगा। तो मेरे भाई जब कभी भी हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की हम बात करते हैं, आप ही बताओ ये बात आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि जो ध्वनि की गति होती है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का ऑर्डर होता है हमारा क्या होता है। अगर हम यहां पर ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में आप तुरंत कह दीजिएगा सर ध्वनि की गति की बात करेंगे तो ठोस में हमारा सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड में सबसे अधिक होता है, और उसके बाद हमारा किस में, तो लिक्विड में होगा। सबसे कम अगर हमारा गति होगा तो किस में होगा, तो गैस में होगा। ये बात मेरे भाई एक एक बच्चा जानता और एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर देता है कि सबसे अधिक गति हमारा किस में होगा, तो सबसे अधिक सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो गैस में होगा। ये बात सभी लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब मामला कहां फंसता है हम वहां लेके चलते हैं। मामला फंसता है यहां पर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं ई, जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं ई डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, रो होता है। यहां पर मामला फंस जाता है और बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज होकर के गलती करते हैं।
और एक बात आप और जान लीजिए मेरे भाई, एक रिलेशन तो हमने ये बोल दिया जो कि हर लोग जानते हैं। मामला कहां फंसता है उसको समझिएगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा होता है ये कहीं ना कहीं समानुपाती किसका, तो अंडर रूट ई का होगा। और ई हमारा क्या है, तो कहेंगे इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ये इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ई हमारा क्या है, तो कहेंगे हमारा यहां पर इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। अगर कोई मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा फास्टर होता है, ट्रेवल करता है। तो मेरे भाई अगर ज्यादा इलास्टिक होगा तो जल्दी हमारा साउंड बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इलास्टिसिटी के समानुपाती हमारा होता है। अगर कोई वस्तु ज्यादा इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एकदम फास्ट ट्रेवल करेगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा चलो ठीक है। मामला कहां गड़बड़ आता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसी फॉर्मूला में दोनों टर्म आपका दे रखा है। अब इसी फॉर्मूला, ये तो पता चल गया, इसी फॉर्मूला में दो टर्म आपका दे रखा है। अब दूसरा टर्म हमारा क्या है, तो हम कहेंगे सॉलिड की डेंसिटी की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर कोई सॉलिड होता तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद डेंसिटी किसका होगा, तो आप कहेंगे लिक्विड का। उसके बाद डेंसिटी किसका होगा, तो आप कहेंगे सर डेंसिटी गैस का होगा। सबसे कम डेंसिटी किसका होता, तो कहेंगे गैस का होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा, देखो गलती कहां लोग करते हैं, जिसका डेंसिटी कम होगा मेरे भाई, जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें साउंड क्या होगा, फास्टर ट्रेवल करेगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, इसमें तो साउंड की गति सबसे कम हो रही है, क्योंकि डेंसिटी जिसका कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड ट्रेवल फास्टर करता है, फास्टर ट्रेवल करेगा। यहां तो मेरे भाई गैस में स्लोवर चलता है। ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया तो मामला फंस जाएगा। लेकिन फॉर्मूला यही होता है हमारा। होता क्या, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। होता क्या है उस चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है, क्योंकि गैस की तुलना में क्या होगा। तो जब कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होने की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी अगर बढ़ता है, अगर डेंसिटी बढ़ता है, मान लेते हैं ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें स्पीड हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड फास्ट होगा। अगर कोई भी चीज भारी होता है, अगर कोई चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो भारी होता है, भारी होगा तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई सॉलिड चीज है तो वो भारी होगा, भारी होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो हम कह रहे हैं कि उसमें हमारा फास्टर ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है कि किसी का डेंसिटी ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है और उसकी इलास्टिसिटी जो है उससे भी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा और इलास्टिसिटी जो है उसका उससे भी ज्यादा अगर हमारा हो जाएगा तो फाइनली हमारा ये चीज बढ़ जाता है, फाइनली ये हमारा चीज बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, इस क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, आपका सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए आपको लग रहा होगा कि जिसका डेंसिटी ज्यादा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगा, लेकिन ये उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन किस पर पूछा, उस पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला कि ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा ठोस में अधिक होती है। बिल्कुल ठोस में अधिक होता है, ये सब लोग जानते हैं, इस ऑर्डर को फुलफिल करता है। होता है तो होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि क्योंकि गैस की तुलना में क्या होगा। तो मेरे भाई आप ऑप्शन को गौर से देखिएगा, जब ऑप्शन आप यहां पर बी ऑप्शन को देखिएगा गौर से, निहार के देखिए, बढ़िया से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मामला क्या होने वाला है। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि ठोस का जो घनत्व है वो अधिक है, ठोस का जो घनत्व है वो अधिक है और प्रत्यास्था जो है और भी अधिक है। इस लाइन को समझिए, प्रत्यास्था और भी अधिक है। इसका मतलब ठोस का घनत्व अगर अधिक है, अगर ठोस का घनत्व अगर अधिक है तो ठोस की प्रत्यास्था और भी अधिक है, यानी ये और भी ज्यादा है। ये ज्यादा है लेकिन ये कई गुना उससे ज्यादा है। इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनली बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ठोस का घनत्व अधिक है, पर ठोस का घनत्व अधिक है लेकिन उसकी प्रत्यास्था और भी अधिक हो जाती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि ठोस में वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा फास्ट ट्रेवल करता है। जबकि आपको ऐसा लगेगा अगर कोई ठोस है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगा। यहां तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ठोस की जो डेंसिटी ज्यादा होती है तो उस ठोस की इलास्टिसिटी उससे भी कई गुना ज्यादा होता है, यानी इससे कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड फास्ट ट्रेवल करता है। बात समझ में आया मेरे भाई? ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि लोग इसमें गलती करते हैं, लोग इसमें गलती करते हैं और कंट्राडिक्शन लोग पैदा कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना कहिए उतना कम, आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण क्वेश्चंस है। शायद मुझे लगता है कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा।
इतना बात समझ में। और जैसे ही हम ठोस की बात करते हैं उस ठोस की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू गैस। ठोस की इलास्टिसिटी सबसे अधिक होती है। हम्म, प्रवीण जी धोखा खा रहे हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है और पूरी तरीके से ये मैच कर गया है। तुम लोग विद्यार्थी थोड़ी है, बोका विद्यार्थी सब है। बोका विद्यार्थी को हाँ मार दो टिक, मार दो टिक, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हो गया हो गया, बस वही बुझाता है, कंसेप्ट नहीं बुझाता बोका को। जो बोका विद्यार्थी होता है उस पर हम थोड़ी फोकस करते हैं। इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, एगो इसमें से मैसेज करता है कन्फ्यूजन हमको बढ़ रहा है। अरे बोका नेतन, खाना वाना खा करके क्लास में आया करो। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है और यह मानना आवश्यक है। बताइए मेरे भाई, आपको कह रहा है कि सरल आवर्त गति की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो आपसे यहां पर सरल आवर्त गति की बात कर रहा है। और जब कभी भी सरल आवर्त गति की हम बात करते हैं तो याद रखना इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसी को हम लोग एसएचएम कहते हैं, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कभी भी होता है, जब कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा होता है तो याद रखना मेरे भाई वो सीधी रेखा में होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है? सीधी रेखा में होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड जो हमारा होगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो हमारा, तो वो काफी कम होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या होगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसके लिए। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या होता है? ये काफी कम होता है। ये कैसा होगा? तो ये हमारा काफी कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये काफी कम होता है तभी ये एसएचएम कहलाता है। तो इसमें भी एक कंसेप्ट आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो यहां पे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं हमारा बॉब है, पेंडुलम है, और ये पेंडुलम मान लेते हैं कि ऐसे झूला झूलता है। अब मेरे पास बात को ध्यान रखना, एसएचएम करने का मतलब होता है कि ये बॉब हमारा यहां से यहां जाएगा, ये बॉब यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, इसको एसएचएम नहीं कहेंगे। अगर ये यहां से यहां चला गया इसका मतलब इसका थीटा ज्यादा हो जाएगा, और जब थीटा ज्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। इसका मतलब है, इसका मतलब मेरे भाई जब कभी भी एसएचएम कोई भी वस्तु करता है, कोई भी चीज वस्तु एसएचएम अगर करता है तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो काफी कम होता है। वो कैसा होगा? तो वो काफी कम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये समझ लीजिए मेरे भाई कि यहां से लेकर के उसका थीटा कम होता है, उसका थीटा कम होता है। लेकिन अगर ऑसिलेशन की बात करते हैं, ऑसिलेशन के लिए थीटा ज्यादा होता है, जबकि एसएचएम के लिए थीटा बहुत कम होता है। अगर थीटा कम होगा तो ये सीधी रेखा में आपको क्या करेगा? सीधी रेखा में आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं सारा आवर्त गति जो होता है वो सीधी रेखा में होता है। ये कैसी रेखा में होता है? ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा सीधी रेखा में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये सीधी रेखा में होती है, और सीधी रेखा में तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान बहुत कम होगा। जब थीटा का मान बहुत कम होगा तभी सीधी रेखा में पॉसिबल है। ये कंडीशन है एसएचएम का, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। एक लाइन हम और क्लियर कर देना चाहते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है। इसका मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर थीटा का मान कम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा काफी कम होगा, यानी कम ही दूरी पर ऐसे से ऑसिलेट करेगा और सीधी रेखा में ऑसिलेट करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मामला यह है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के लिए एक बात और हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको ध्यान रखना है तो ये लाइन आप अलग से ध्यान रख लेना, नोट करके लिख लेना, बड़ा काम का चीज है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना, एक नोट करके हम अलग से यहां पर एक पॉइंट आपको बताते हैं जो कि काम का है। अगर आपसे ये कोई कहता है कि सभी दोलन गति की हम बात करते हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं, सभी दोलन गति की बात करते हैं, क्या सभी दोलन गति हमारा एसएचएम होगा? क्या सभी दोलन गति हमारा एसएचएम होगा? दोलन गति में तो थीटा ज्यादा भी हो सकता है, दोलन गति में थीटा ज्यादा भी हो सकता है। क्या सभी दोलन गति एसएचएम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा लाइन आप समझिएगा मेरे भाई, दूसरा लाइन समझिएगा, दूसरा लाइन, दूसरा लाइन समझना। सभी एसएचएम की अगर हम बात करते हैं, सभी एसएचएम की हम बात करते हैं तो सभी एसएचएम हमारा कैसा करता है? तो ये दोलन गति करता है। तो सभी एसएचएम दोलन गति करता है, लेकिन सभी दोलन गति एसएचएम नहीं हो सकता क्योंकि एसएचएम के लिए थीटा का मान कम होना चाहिए। ये लाइन जो लिखे हैं ना, नोट करके चिपका लेना दीवार पे, और एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करा देता है। अगर दोलन गति, सभी दोलन गति अगर एसएचएम होगा तो थीटा बड़ा भी थीटा एसएचएम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एसएचएम होने के लिए थीटा का मान हमारा छोटा होना चाहिए, और सीधी रेखा में एसएचएम करता है। इसीलिए कहते हैं सभी दोलन गति एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एसएचएम है
तो वह दोलन गति होगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे, दोलन गति का आयाम कम होना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन काफी कम होना चाहिए, यानी थीटा कम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा काफी कम होगा और ये थोड़ी दूर पर हमारा ऐसे करेगा, आगे पीछे करेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो बताइए सरल आवर्त गति समझ में आ गया, सिंपल हार्मोनिक समझ में आ गया क्या? और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम जो इक्वेशंस होता है हमारा कैसा होता है, तो याद रखना एसएचएम का जो इक्वेशंस होता है आप कई बार पढ़ते होंगे, y इक्वल टू आपका क्या, तो a sin ओमेगा टी होता है। a sin ओमेगा टी ये हमारा किसका इक्वेशंस है, तो ये एसएचएम का इक्वेशंस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशंस है। ठीक है, इतना बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेडियम की बात कर रहा है, और हम लोग जानते हैं जब हम रेडियम की बात करते हैं तो रेडियम से अल्फा बीटा गामा सबका एमिशन हमारा होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर रेडियम का अर्ध आयु काल दे रखा है, तो अर्ध आयु काल कितने वर्ष का है, तो इतने साल का, 1580 साल का अर्ध आयु काल है। अर्ध आयु काल कहने का मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब मेरे भाई आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखा है, और ये कितने दिन देर का, कितने दिन का है, तो 1580 वर्ष का आपको दे रखा है, जैसा आप बोला है वैसा। और यहां आंसर भी वर्ष में दे रखा है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है, नेक्स्ट लाइन को समझिए, कहता है कि कितने वर्ष उपरांत, यानी कितने वर्ष के बाद वह 1/16 भाग अवशेष रहेगा। तो मेरे भाई मैंने फॉर्मूला का यूज यहां पे किया और हमेशा के लिए आपको बताया है। एक बात याद रखना, जब भी रेडियो एक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं तो 3 गो फॉर्मूला याद रखना। एक तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है जिसको 0.693 अपॉन में हम लोग लैम्डा कहते हैं, लैम्डा हमारा हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। दूसरा हमारा फॉर्मूला याद रखना कि n बराबर क्या होता है, तो n बराबर n0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n होता है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चाहे तुम जैसे रखो, उलट के रखो कि पलट के रखो, याद रखना ही पड़ेगा। n बराबर n0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n। n हमारा किसको बताता कहेंगे, शेष को बताता है। n0 हमारा क्या कहेंगे, ये टोटल को बताता है, हमेशा याद रखना इस तरीके से। और तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, कि कुल समय अगर हम लोग विघटन होने में देखते हैं तो कुल समय कितना होगा, याद रखना हाफ लाइफ गुना में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसी 3 फॉर्मूला का यूज हमारा होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे तो इसमें से दूसरा और तीसरा फॉर्मूला का ही इस्तेमाल हमारा ज्यादातर होता है। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या बोला है कि कितने वर्ष के उपरांत, यानी कितने साल के बाद, कितने वर्ष के उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा। इसका मतलब 1/16 भाग क्या है, 1/16 भाग हमारा कहीं ना कहीं शेष को बता रहा है। इसका मतलब आपको मेरे भाई हाफ लाइफ दे रखा है, और हाफ लाइफ कितना दे रखा है, तो 1500 कितना, तो 80 वर्ष दे रखा है क्वेश्चन में। दूसरा बात आपको एक और चीज दे रखा है कि कितना शेष रह जा रहा है, शेष किसको बताते हैं, n को शेष कहते हैं। तो शेष कितना रह गया, तो 1/16 भाग शेष रह गया। अब मेरे भाई ये बात बताइए, आपसे टाइम ही तो पूछा गया है, तो टाइम अगर पूछा गया तो ये दे रखा है, n का मान निकल जाएगा। अब कुल समय निकालना है तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम n बराबर क्या रखेंगे, तो n0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n करेंगे। यहां से 1/16 हमें इसका मान दे रखा है, और यहां पर n0 क्या, तो ओरिजिनल मान, और चूंकि एक में 1/16 है, चूंकि परसेंटेज में नहीं, 100 में बोलता तो उसके हिसाब से लेते, चूंकि 1/16 भी परसेंटेज में लिखा जाता है, लेकिन 1 में अगर मानेंगे तो 1/16 हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए ओरिजिनल मान इसको 1 लेंगे, टोटल मान हमारा 1 लेंगे, और यहां पर 2 टू दी पावर n हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, और यहां पर 2 का पावर कितना होगा, तो n। अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसी परिस्थिति में n की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको क्या बोला गया मेरे भाई, कुल समय पूछा गया है, आपसे कुल समय पूछा है कि कुल समय कितना वर्ष लगेगा, कितना अवशेष रह जाएगा। तो कुल समय हमारा कितना, तो कहेंगे हाफ लाइफ दे रखा है, और n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। हाफ लाइफ कितना था, तो कहेंगे 1500 कितना है, तो 1580 साल आपको क्वेश्चन में। n का मान हमने कैलकुलेट किया 4, तो ये वैल्यू कितना, 15 चौके 60 और 8 चौके 32, यानी कि 6320 हमें लग रहा है कि होगा। ये 6320 वर्ष लग जाएगा मेरे भाई 1/16 वर्ष करने में, उसको 1/16 भाग करने में उसको 6320 वर्ष लग जाएगा, 6320 वर्ष लग जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही तो करना, इसमें क्या तोप चीज है कि समझ में नहीं आएगा, इसमें क्या तोप है कि समझ में आपको नहीं आएगा, बताइए तो। एगो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए ना, दुनिया का हर एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तुम लोग है कि प्रैक्टिस करवे नहीं करेगा, वह दिक्कत है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या आता है, कहता है युग्म उत्पादन वह प्रक्रिया है, पेयर प्रोडक्शन इन द प्रोसेस
पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहा है। युग्म उत्पादन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। मेरे भाई यहां पर युग्म उत्पादन की बात कर रहा है, यहां पर पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहा है, युग्म उत्पादन की बात कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, दोनों का तो पेयर होगा नहीं, पेयर हमेशा सामने सामने का होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होता है। इसका मतलब है कि एक अगर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा तो एक हमारा एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक हमारा एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, और एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो पेयर हमारा होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा नहीं होगा, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन हमारा नहीं होगा। अगर गामा किरण के फोटोन से, गामा किरण जो हमारा होता है, जो गामा रे हमारा होता है, उसके फोटोन से क्या निकलता है, तो उसके फोटोन से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एंटी इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसी एंटी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इसी पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो जब कभी भी आपको जोड़ा की बात कर रहा है, युग्म की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। तो इन दोनों का जोड़ा हमारा उत्पन्न करता है, तो ये गामा किरण हमारा प्रोड्यूस करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो गामा किरण हमारा होगा वो आवेशहीन हो जाएगा। आवेशहीन कहने का मतलब अगर इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा, सॉरी इस पर माइनस चार्ज होगा तो इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही इस पर प्लस चार्ज होगा। तो जो गामा किरणें हैं वो कहीं ना कहीं हमारा आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए गामा किरण के फोटोन से जो हमारे उत्पादित होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहेंगे तो एक एंटी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और एक एंटी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है कि परमाणु की संरचना का जो मॉडल प्रस्तावित किया गया था, मेरे भाई ये बात आपको बताना है। बताइए तो ये कौन सा आंसर हम लोग करेंगे करेक्ट। तो सबसे पहला चीज आप समझ लीजिए, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति हमारे कौन थे? Who was the first to propose a model for structure of atom? तो गोल्डस्टीन मेरे भाई यहां पर कोई मॉडल तैयार नहीं किया था, इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। नील्स बोर की बात करें, इन्होंने कोई मॉडल नहीं दिया था। हम लोग कहेंगे रदरफोर्ड मॉडल की ही बात कर रहा है। तब किसकी बात कर रहा है? रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको पता होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको पता होगा, जिन्होंने डाल्टन के कुछ चीज को क्या किया था, गलत साबित किया था और जाकर के उसमें सुधार किया था। लेकिन रदरफोर्ड का भी जो मामला था वो थोड़ा अधूरा रह गया था। बाद में आए नील्स बोर साहब, उन्होंने पूरी तरीके से इसको सेटिस्फाइड किया था। और नील्स बोर का भी कुछ कमी रह गया था, आगे चल करके दूसरे साइंटिस्ट आए और उनको सही किया था। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप पढ़ते होंगे, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारा परमाणु संरचना के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करा करके न्यूक्लियस का खोज किया था। आप सभी लोग जानते हो, कई बार हमने थ्योरी की क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है इसको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है एक हमारा प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई कि मुझे तो इस क्वेश्चन से प्यार हो गया, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। आपके एग्जाम में ये आ सकता है। अगर किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये समझ लीजिए कि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सही से। सबसे पहले पूछा है तो ई होना चाहिए, सबसे पहले पूछा है तो ई होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसकी तुम बात कर रहे हो। यहां पर मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर्स मैंने वेरीफाई भी किया था, इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है रदरफोर्ड ही दिया जा रहा है, रदरफोर्ड को ही मान्यता दिया है। क्योंकि डाल्टन्स की जो बातें थी वो कहानी खत्म हो गई थी। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु तरबूज की तरह प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने बताया था, जो कि उसके पूरी तरीके से वो गलत था, इसलिए उसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। रदरफोर्ड ही हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन कहता है हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। बताइए सबसे पहले अगर हम आपको जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हम कहते किसको हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम कहते किसको हैं? इलेक्ट्रोलाइट हम उसको कहते हैं मेरे भाई, उस पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है, जो वाटर में पूरी तरीके से घुलनशील हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में पानी में नमक मिला देते हैं तो नमक आयनाइज्ड हो जाता है, टूट करके अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको कहते हैं जो पानी में
जो पानी में आयनित हो जाता है, जो पानी में क्या होगा, तो मेरे भाई जो पानी में हमारा आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है उसको कहते हैं, जो पानी में आयनित हो जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा है ये दो प्रकार का हमारा होता है। एक बात तो पता चल गया, जो पानी में क्या होगा, तो आयनित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि पानी में हमने क्या डाला, NaCl डाला। जैसे पानी में NaCl डालिएगा तो Na+ आपका अलग हो जाएगा और Cl- आपका अलग हो जाएगा, दोनों आयनाइज्ड हो गया, दोनों टूट करके अलग हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा कहलाता है। पानी में घोल दिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा बन गया। तो इतना बात तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसको कहते हैं। दूसरा बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं, ये दो प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये कितने प्रकार का होगा, तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग और यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको कहते हैं जो पानी में 100% आयनाइज्ड हो जाता है, जो पानी में 100% डिसोसिएट कर जाता है, जो पानी में 100% आयनाइज्ड हो जाता है। जो किस में, तो जो पानी में 100% मतलब 100% आयनाइज्ड हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, जो पानी में 100% आयनाइज्ड हो जाता है उसको कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके NaCl होता है, या फिर हम कहेंगे HCl की बात करेंगे, या फिर हम किसकी बात करेंगे, तो NaOH की बात करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम में कई बार पूछता है। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको कहते हैं जो पानी में, किस में, तो जो पानी में, जो पानी में 100% आयनाइज्ड नहीं हो पाता है, 100% आयनाइज्ड नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे इसके एसिटिक एसिड का नाम सुने होंगे आप, CH3COH हमारा होता है, ये हमारा होता है। एसिटिक एसिड हमारा होता है तो ये हमारा हो जाता है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार का हो गया, तो कहेंगे दो प्रकार का हुआ। बताइए मेरे भाई ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं ये बुझाया कि नहीं बुझाया। आपको थ्योरी भी इससे कमांड करते जाना है और चीज को सीखते भी जाना है। इससे आपको दोनों तरह का फायदा लेना है। अगर पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाएगा तो याद रखना मेरे भाई 100% आयनाइज्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, और अगर पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा मेरे भाई यहां पर तैयार रहने की जरूरत है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, इसमें हम लोग कहेंगे NH4OH भी हमारा हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, इसको NH4OH की हम बात कर चुके। ये एग्जांपल पूछा जाता है इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं। ये आपसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम में पूछता है। अब मेरे भाई बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। देखो तनुकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हो। तनुकरण कहने का मतलब क्या होता है। तनुकरण कहने वाला जिसको आप पानी में घोल रहे हैं, अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको तनु कहते हैं, और पानी की मात्रा कम हो तो उसको सांद्र कहते हैं। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन आपका यहां पर है। तो बताइए मेरे भाई, यहां पर कह रहा है कि जब एक प्रबल विद्युत अपघटन, तो प्रबल समझोगे तभी तो दिमाग लगाओगे। तो प्रबल विद्युत अपघटन किसको कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को कह रहा है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, पानी में 100% ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघटन बोला है, आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बोला गया है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसको कहते हैं, जो पानी में 100% आयनाइज्ड हो जाता है। और जब पानी में 100% आयनाइज्ड हो जाता है, इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब है मेरे भाई, आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो आप कहेंगे तनुकरण पर थोड़ी क्या होती, बढ़ती है। यानी कहने का मतलब उसका डाइल्यूशन बढ़ जाता है, वह ज्यादातर हमारा आयनाइज्ड होता है। उसके डाइल्यूशन जो होते हैं उसके बढ़ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डाइल्यूशन बढ़ जाता है, इनक्रीज स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन की हम बात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। डाइल्यूशन का मतलब घुलने की हम बात करते हैं, वो हमारा अच्छे तरीके से घुल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तनुकरण जो होती है उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन बताइए।
अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, बताइए तो कौन सा जोड़ा जो हमारा विस्थापन प्रक्रिया देगा, इसमें से कौन सा जोड़ा हमारा विस्थापन प्रक्रिया देगा। तो विस्थापन आप कह सकते हैं कि विस्थापन हमारा तभी पॉसिबल होता है, एक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा तो एक हमारा कम रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हमारा अलग कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले को अलग नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन को चेक करिए, पहला ऑप्शन में दे रखा AgNO3 का रिएक्शन किससे कराना है, तो आपको ध्यान रखना है इसका कॉपर के साथ रिएक्शन कराना है, किसका, तो AgNO3 की हम बात करते हैं। अब ये कॉपर जो हमारा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, तो कहेंगे सिल्वर से, इस बात को याद रखना, चांदी से। ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको धक्का देगा, बेचारा ये सिल्वर क्या करेगा, तो बेचारा मजबूरी में चूंकि कम रिएक्टिव है तो ये बाहर हो जाएगा और ये हमारा कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और CuNO3 होल 2 का निर्माण यहां पर कर लेगा। CuNO3 होल 2 का यहां पर क्या करेगा, तो निर्माण कर लेगा और इसको क्या करता है, यहां पर प्लस और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और फाइनली 2 से आप आप 2 से यहां भी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो कितना है जी, 2 Ag हो गया और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, चूंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा, हमारा सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे इसी में पॉसिबिलिटी है। अगला भी चेक कर लीजिए, अगला ऑप्शन को अगर देखते हैं तो मेरे भाई कॉपर को किसके अलग करना, तो NaCl को अलग करना है। हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर हमारा होता है वो हमारा सोडियम से लिस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, तो कॉपर से। तो जब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हमारा कॉपर से होगा तो ये कॉपर इसको हटा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा ऐसे भी नहीं होगा, ये ए ऑप्शन की कहानी थी, यही आंसर हमारा होना है। अगला देख लीजिए, आपको दे रखा है तीसरा ऑप्शन में कि यहां पर किसका, तो सिल्वर धातु यानी Ag की बात कर रहा है और Ag किसके साथ, तो FeSO4 की बात करते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई ये बात कि जो सिल्वर हमारा होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, तो सिल्वर से। तो जब हमारा आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है तो इसको ये बाहर कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया ये पॉसिबल, ये रिएक्शन ही पॉसिबल हमारा नहीं है। तो मेरे भाई ना तो ऑप्शन सी रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, ना तो ऑप्शन बी रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, ना तो ये पॉसिबल ना तो ये पॉसिबल। इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, आप सभी लोग बताइए। रिएक्टिविटी के आधार पर मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कम रिएक्टिव वाले को धक्का देके बाहर कर देता है सॉल्यूशन से, इस बात को ध्यान रखना, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहता है। नेक्स्ट मेरे भाई सबसे पहले जो हमारा तैयार किया गया था, कौन सा एलिमेंट कृत्रिम तरीके से तैयार किया था, टेक्नीशियम। याद रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टेक्नीशियम हमारा सबसे पहला तत्व था जिसको कृत्रिम तरीके से लैब में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मेरे भाई 12th लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है, 12th लेवल का ये क्वेश्चन हमारा होता है। और 12th लेवल के इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहां पर मेरे भाई कि कुछ चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, हम नोट करके लिख देते हैं क्योंकि ये काम का चीज है, इसको बस याद रख लीजिएगा। जो रिड्यूसिंग पावर हमारा होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं। ये जो हमारा रिड्यूसिंग पावर हमारा होता है ये वित्तकर्मानुपाती हमारा होता है, किसका, तो वित्तकर्मानुपाती होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये वित्तकर्मानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारा वित्तकर्मानुपाती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वित्तकर्मानुपाती होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये कैसा होगा, तो वित्तकर्मानुपाती होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक इक्वेशन तो मेरे भाई ये याद रखना है। दूसरा इक्वेशन आपको याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी रिलेशन हमारा होता है। एक तो रिड्यूसिंग पावर का होगा, दूसरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ भी रिलेशन रखता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर रिड्यूसिंग पावर के साथ उल्टा रिलेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो याद रखना हमारा समानुपाती का रिलेशन हमारा होता है। ये दो रिलेशंस मेरे भाई आपको याद रहने चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं तो ये दो को रिलेशन, एक वाला ये वाला रिलेशन याद रखना है और दूसरा आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। तो आप मेरे भाई किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का, इस तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपकी ये क्वेश्चन बन जाएगा।
एक बात बताइए मेरे भाई, आपके सामने में क्या क्वेश्चन पूछा है? आपको दे रखा है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको दे रखा है जिसको एस ई आर कह रहे हैं, एस ई पी कह रहे हैं, एस ई पी आपको दे रखा है। एस ई पी क्या है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है 3 गो मेटल का, ए मेटल, बी मेटल और सी मेटल, और उसकी वैल्यू आपको 0.5 -3 वोल्ट और यहां पर -1.5 वोल्ट दे रखा है। तब आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछा गया है। इसका मतलब ये दे रखा है आपसे, ये पूछा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए मेरे भाई, आप ही बताइए, आप ही बताइए इस क्वेश्चन के लिए, अगर ए है, दूसरा हमारा बी है और तीसरा हमारा सी है, और ए के लिए कितना है? तो 0.5 वोल्ट दे रखा है। बी के लिए, ए के लिए इतना है, और बी के लिए कितना है? तो -3 वोल्ट दे रखा है। और सी के लिए कितना दे रखा है? तो मेरे भाई -1.2 वोल्ट दे रखा है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि सबसे कम वैल्यू किसकी दिख रही है? तो सबसे कम वैल्यू माइनस में इतना है, तो सबसे कम वैल्यू इसका है। तो जिसका जिसका मेरे भाई माइनस में सबसे कम वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम जिसका, क्योंकि ये पोटेंशियल इसलिए भी लिखा हुआ है, भी लगा हुआ है, तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसका सबसे कम होगा, जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो बताइए मेरे भाई, इस तरीके से हम आपसे जानना चाहते हैं रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक किसका होगा? तो कहेंगे रिड्यूसिंग पावर का जब ऑर्डर लिखेंगे तो रिड्यूसिंग पावर बी का हमारा सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा कम कौन है, तो ये है, उसके बाद ये होगा, और सबसे हम कहेंगे हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो रिड्यूसिंग पावर जिसका सबसे कम होगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर हमारा ज्यादा होगा। तो ये किसका ऑर्डर है? तो ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हमने लिखा है यहाँ पर। ये किसका ऑर्डर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिड्यूसिंग पावर का आपके सामने ऑर्डर लिखा गया है। तो बी सी ए यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता तो फिर आंसर आपका कुछ और होता, फिर आंसर आपका कुछ और होता। इस हिसाब से आप इसको ध्यान में रखेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो इसको बनाने के लिए फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मेलामाइन। मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं, किसको बनाने के लिए करते हैं? तो फर्श टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेलामाइंस का। मेलामाइंस मेरे भाई क्या है? तो कहेंगे पॉलीमर के रूप में हमारा काम करता है। ये वाला मेलामाइन एक हमारा एग्जांपल्स है किसका? तो मेलामाइन हमारा क्या था? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक हमारा थर्मोस्टैटिक, एक हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और एक हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। नहीं जानते हैं तो इसको आप जान लीजिए, चूंकि बड़े काम का चीज होता है। एक हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारा होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हम उसको कहते हैं गर्म किए फैल गया, ठंडा किए अपने शेप में आ गया। गर्म करने पर मुलायम हो गया, ठंडा करने पर हार्ड हो गया। यानी कि जो आप अपनी अवस्था को बदल सकता है, गर्म करने पर मुलायम हो गया, ठंडा करने पर हार्ड हो गया, उसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारा, इसमें नाइलोन वगैरह हमारा आता है, समझना गौर से। दूसरी बात हम लोग क्या कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक हमारा होता है। दोनों ही चीज याद रखेंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक हमारा होता है। अगर इस थर्मोसेटिंग पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, अगर आप गर्म किए तो सेट हो गया, फिर ठंडा करने पर वो नीचे, अगर मान लेते गर्म किए, गर्म होकर के मुलायम हो गया, तो ठंडा करने पर वो कठोर नहीं होगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर सेट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो गर्म और ठंडा करने की बात करते हैं। गर्म करने पर अगर अगर मुलायम हो गया तो ठंडा करने पर ये फिर हमारा कैसा कहेंगे, ठंडा करने पर फिर हमारा हार्ड नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का ही एग्जांपल हमारा मेलामाइन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसी का एग्जांपल हमारा क्या? तो कहेंगे बेकेलाइट होता है। ये पॉलीमर है, इसी का एग्जांपल क्या होगा? तो कहेंगे हम लोग बेकेलाइट की हम बात करते हैं। इसी का एग्जांपल हमारा क्या होगा? तो कहेंगे मेलामाइन की हम बात करते हैं। इसी का एग्जांपल हमारा मेलामाइन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी का एग्जांपल हमारा क्या होता है? एपॉक्सी रेजिन्स भी होता है। रेजिन्स की हम बात करते हैं, इसी का एग्जांपल हमारा होता है। रेजिन्स भी होता है। इसी का एग्जांपल हमारा पॉलिस्टर भी होता है। इसी का एग्जाम्पल हमारा पॉलिस्टर होता है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसी का एग्जाम्पल हमारा वल्केनाइज्ड रबर होता है। वल्केनाइज्ड, जिसको लैब में बनाते हैं जिस रबर को, वल्केनाइज्ड रबर की हम बात करते हैं। ये ऐसा है मेरे भाई, एक बार गर्म कर दोगे सॉफ्ट हो जाएगा, तो दोबारा ठंडा करने पर हार्ड नहीं होता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक का काम तो उल्टा होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में नाइलोन को याद रखिएगा, किसको? तो याद रखना ये नाइलोन हमारा होता है। या फिर एक्राइलिक की हम बात करते हैं, एक्राइलिक हमारा हो गया। या फिर याद रखना मेरे भाई टेफ्लॉन की हम बात करते हैं।
या फिर याद रखना पॉलिस्टर, हमारा पीवीसी भी हमारा इसी में आता है, और पॉलिस्टर की हम बात करते हैं तो वो भी हमारा, पॉलिस्टरीन हमारा इसमें होगा, पॉलीस्टाइरीन की हम बात करते हैं तो ये हमारा इसमें होता है, पॉलीस्टाइरीन हमारा होता है, पॉलीकार्बोनेट हमारा होता है, पॉलीकार्बोनेट हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान, इतने एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे तभी काम बनेगा, तो इसको तो कम से कम आपको घोंट के पीना पड़ेगा। हाँ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है तो वो आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। दूसरी बात, एक और चीज हम आपको बता देते हैं जो अलग से, अगर कोई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है तो याद रखना मेरे भाई, इसमें हमारा कैसा होगा तो कहेंगे इसमें हमारा यहां पर एडिशन रिएक्शन हमारा होता है। इसमें कैसा कहेंगे, हमारा एडिशन रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर कैसा रिएक्शन होगा, इसमें एडिशन रिएक्शन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि अगर हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करते हैं, इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हमारा होता है। इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं कहकर एडिशन पॉलीमराइजेशन की हम बात कर लेते हैं, इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ध्यान रखें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारा होता है, ये क्रॉस चेन होता है। ये कैसा होता है, तो हमारा क्रॉस्ड होता है। ये कैसा होगा तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्रॉस्ड चेन हमारा बनाता है, इसमें क्रॉस चेन का लिंक होता है। और एडिशन पॉलीमर में हमारा कैसा, तो लॉन्ग चेन हमारा बनता है। इसमें कैसा, तो हमारा लॉन्ग चेन पॉलीमर हमारा होता है। तो ये सब छोटा छोटा याद रखना पड़ेगा। थर्मोसेटिंग कंडेंसेशन होता है और थर्मोप्लास्टिक एडिशन हमारा होता है। वैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, मेलामाइन आपसे पूछा गया है, तो मेलामाइन आप देख लीजिए यहां पर दे रखा है। और मेलामाइन हमारा किसका पॉलीमर है, तो कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर को मेलामाइन कहते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को गर्म करेंगे तो सेट हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला निम्नलिखित कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाले निर्वातक नली उत्सर्जन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे भाई। थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है ना, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, इजी क्वेश्चन नहीं है कि फटाफट करके निकल लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने में कहता है कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल की हम बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल कहने का मतलब मेरे भाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ये बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहा है। आगे आने वाले समय में आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन एज ए फ्यूल की तरह हमारा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हाइड्रोजन को आगे आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर हाइड्रोजन को जलाना, चूंकि हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में हमारा है, हाइड्रोजन को जलाना है तो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब आप हाइड्रोजन को जलाओगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या मिलेगा, तो आपको मेरे भाई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ही पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लेकिन साथ में आप कहेंगे हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों हमारा H2O बना लेगा, यानी कि जलवाष्प भी बना लेगा। और जलवाष्प का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जलवाष्प का यह निर्माण कर देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कौन सा हाइड्रोजन द्वारा जलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन में निकलने वाले निर्वातक नली उत्सर्जन करेगा, तो उससे एनर्जी तो यूज हो जाएगा उस इंजन में, लेकिन किसको बाहर कर देगा, तो जलवाष्प जो बनाया उसको बाहर कर देगा। इसका मतलब मेरे भाई किसको उत्सर्जन कर देगा, तो जलवाष्प को उत्सर्जन कर देगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन आने वाले समय में जो हाइड्रोजन हमारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन एक्चुअली में फ्यूल है, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा जिससे इंजन चला सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर रिएक्शन करता है तो जलवाष्प की मात्रा भी पैदा होगी। तो इसका तो यूज हो जाएगा इंजन में, लेकिन इसको बाहर करना पड़ेगा, इसको उत्सर्जित करना पड़ेगा एक नाली के द्वारा, नलिका के द्वारा उसको बाहर करना पड़ेगा। इसलिए पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक वाहन से निकलने वाला जो निर्वातक नली उत्सर्जन हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, तो कहेंगे यही हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण हमारा किसके आधार पर होता है, याद रखना मेरे भाई, मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पर होता है। मॉलिक्यूलर टारगेट कहने का मतलब है आरएनए डीएनए सबको देखते हुए हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला चूहे मारने का जो जहर होता है इसका रासायनिक पदार्थ हमारा जो बनता है वो किससे बनता है, मेरे भाई चूहे मारने की दवाई को रोडेंटिसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। चूहे मारने का जो जहर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो रोडेंटिसाइड के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको रोडेंटिसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये चूहा मारने की दवाई। तो रोडेंटिसाइड की अगर बात करते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारा तो जिंक फॉस्फाइड, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर जिंक
जिंक फॉस्फाइड की बात करते हैं, ये जिंक फॉस्फाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये केमिकल्स हमारा यूज होता है, जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? सी ऑप्शन हमारा हो सकता है क्या? यहां पर मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने के लिए अगर जाएंगे तो ए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पोटासियम साइनाइड की हम बात करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है? मेरे हिसाब से तो जिंक फॉस्फाइड ही इस्तेमाल ज्यादातर होता है। रोडेंटिसाइड जो बनता है वो इसी से बनता है। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर में भी गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होने चाहिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होने चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। रोडेंटिसाइड में जिंक फॉस्फाइड ही होता है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाइएगा, यही हमारा मुख्य रूप से होता है, इस बात को ध्यान रखें। चूहे मारने की दवाई में जो रासायनिक पदार्थ हमारा बनता है, किस रासायनिक पदार्थ कहेंगे? जिंक फॉस्फाइड से बनता है। वाष्प मिथेन रिफॉर्मिंग तकनीक जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है? तो मेरे भाई वाष्प मिथेन रिफॉर्मिंग तकनीक जो हमारा होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। अगर कुछ आइडिया है तो मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे? तो वाष्प मिथेन रिफॉर्मिंग तकनीक जो हमारा इस्तेमाल होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये इस्तेमाल होता है हमारा किसके लिए? तो ग्रे हाइड्रोजन के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ये हमारा किसके लिए? तो हम लोग सीधा कहेंगे वाष्प मिथेन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर हम CH4 की बात करते हैं और इसका रिएक्शन हम किसके साथ? तो H2O के साथ करा देते हैं। अगर H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखना। बैलेंस करना होगा, इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 6 हो गया। इसका मतलब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हमारा हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा होता है। इसको कौन सा गैस कहते हैं? आप सभी लोग बताइए। इसी को वाटर गैस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जल गैस कहते हैं। इसी को हम लोग जल गैस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जल गैस कहने का मतलब इसी को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। इसी को हम लोग वाटर गैस और इसी को हम लोग सिंगैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग सिंगैस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर वाष्प मिथेन रिफॉर्मिंग तकनीक, वाष्प मिथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से हमें क्या मिलता है? तो ग्रे हाइड्रोजन मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो ग्रे हाइड्रोजन कहने का मतलब हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। इसके आंसर हमारे हो जाएंगे और इसी को हम लोग सिंगैस के नाम से भी जानते हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। इस दौरान में जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो हमारा निकल एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कौन कैटलिस्ट होगा? तो कहेंगे हमारा निकल यहां पर कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, इस बात को, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको बनाने के चक्कर में मेरे भाई कम से कम 20 मिनट का समय लग जाएगा समझाने में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन को मापने के लिए पोलरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ध्रुवीय प्रकाश को अगर मापना होता है, अगर जो ध्रुवीय प्रकाश होता है अगर उसको मापना होता है, क्योंकि प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, तो ध्रुवीय प्रकाश का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग पोलरीमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? तो पोलरीमीटर से करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैनोमीटर से क्या करते हैं? तो द्रव के अंदर का दाब मापते हैं, गैस के अंदर का दाब मापते हैं, वो हमारा मैनोमीटर करता है। और पोलरीमीटर क्या करता है मेरे भाई? तो ध्रुवीय प्रकाश को मापन करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट है हमारा कि अर्ध संश्लेषित जो बहुलक हमारा नहीं है वो बताना है। कौन सा इसमें से हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है, ये आपको बताना है। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक हमारा कौन सा नहीं है मेरे भाई, इसमें से हम लोग को बताना है। तो यानी कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहा है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहा है, यहां पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो पॉलीमर हमारा होता है वो मोनोमर से बनता है। और ये पॉलीमर कितने तरह का होगा? तो एक हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको प्राकृतिक हम लोग कहते हैं, एक हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है, एक हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होगा? तो कहेंगे हमारा सेमी सिंथेटिक हमारा होता है, जो आपको दे रखा है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं, ये हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हमारा होता है। और तीसरा हमारा कैसा होता है? सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर पॉलीमर की बात करते हैं, ये 3 प्रकार का हमारा पॉलीमर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
पॉलीमर की अगर बात करते हैं, ये 3 प्रकार का पॉलीमर होता है, उसी में आपसे ये पूछा गया है। तो मेरे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल को अगर देखना है तो इसी में हम कहेंगे रेजिन्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेजिन्स की बात करते हैं, जो कि सेलुलोज से बनता है। ये किससे बनता है? तो सेलुलोज हमारा नेचुरल, हमारा क्या होता है? फाइबर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, इसी से रेजिन्स बनता है। तो मेरे पास सेलुलोज कहाँ? तो प्लांट के सेल में, कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है, इसी सेलुलोज से क्या बनता है? रेजिन्स बनता है, जो कि सेमी सिंथेटिक होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरे भाई यहां पर किसके बारे में? तो सेलुलोज एसीटेट भी हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। इसी में कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे सेलुलोज एसीटेट की हम बात करते हैं, सेलुलोज एसीटेट की हम बात करते हैं। इसी तरह से सेलुलोज नाइट्रेट भी हमारा होता है, सेलुलोज नाइट्रेट की हम बात करते हैं, ये भी हमारा यहां पर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये भी हमारा होगा। वल्केनाइज्ड रबर भी हमारा होता है इसी में, वल्केनाइज्ड रबर की अगर बात करें तो ये भी सेमी सिंथेटिक रबर हमारा होता है। तो मेरे भाई इसमें से क्या नहीं होगा? तो ये हमारा अर्ध संश्लेषित हमारा होगा, ये तो हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये भी हमारा होगा। लेकिन ये जो सिस पॉलीस्प्रीन की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? तो मेरे पास सिस पॉलीस्प्रीन जो हमारा है, ये नेचुरल पॉलीमर हमारा होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको नेचुरल पॉलीमर हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है? तो इसी को हम लोग नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर है, इस बात को ध्यान रखना, ये नेचुरल पॉलीमर हमारा होता है। तो आपसे पूछा गया इसमें से जो क्वेश्चन करेंगे, और नेचुरल पॉलीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस पॉलीआइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई सिस आइसोप्रीन पॉलीमर बोल दे या फिर नेचुरल पॉलीमर बोले, दोनों एक ही चीज हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कौन सा हमारा नहीं है? तो कहेंगे ये हमारा नहीं है। अर्ध हमारा यहां पर नहीं है, तो कहेंगे ये हमारा नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल्स आपका है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्ति के जीवधारी का एक समूह क्या कहलाता है? तो जाति कहलाता है, उसको स्पीसीज कहते हैं। जाति मतलब स्पीसीज होता, कास्ट नहीं हम लोग यहां पर कहेंगे। ये गलत बाइलिंगुअल क्वेश्चन किया हुआ है, इसको हम लोग जाति को स्पीसीज के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनिज्म के समूह को हम लोग जाति कहते हैं। अगला, और उसकी जो विशेषताएं होती है, अगला है कि सिंह में कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होता, यानी कि जो सिंह होता है मेरे भाई, जैसे बाघ, सिंह, लायंस की बात करते हैं, तो लायंस के लिए कोई प्रजनन का कोई समय सीमा नहीं होता, कभी भी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका कोई प्रजनन ऋतु नहीं होता, जैसे कुत्ता वगैरह का प्रजनन ऋतु होता है, जबकि आदमी का कोई प्रजनन ऋतु नहीं होता है। उसी तरीके से लायंस का भी प्रजनन ऋतु नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। स्टेटमेंट सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियां से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। चीता जो वो दहाड़ता नहीं है, लेकिन बड़ी बिल्ली कहने का मतलब हमारा क्या होगा? बाघ वगैरह की बात करते हैं, तो बाघ वगैरह दहाड़ता है, जबकि चीता दहाड़ता नहीं है। स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर सिंह की बात करते हैं, लायंस की बात करते हैं, तेंदुआ की बात करते हैं, ये चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, जहां पर सिंह होगा उसके आसपास में सिंह का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, लायंस का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लायंस की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा लायंस होता है, जंगल का राजा, लायंस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम लोग यहां पर सिंह की बात करते हैं, लायंस की बात करते हैं, तो इसका अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इसका अपना स्पेसिफिक एरिया होता है, उसी एरिया में ये रहता है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना, जब चीता की हम बात करते हैं, हम चीता की बात करते हैं मेरे भाई, हम चीता की बात करते हैं, इसमें लायंस भी शामिल है और इसमें तेंदुआ भी हमारा हो जाएगा, जिसको लेपार्ड हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जिसको लियोपार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा लेपार्ड होता है, इसकी हम बात करते हैं। लेपार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग तेंदुआ कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, तेंदुआ हम लोग कहते हैं। तो जो चीता हमारा होता है, ये चीता का स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। चीता जहां तहां घूमते रहता है, इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, जबकि इसका स्पेसिफिक एरिया होता है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होता है, जबकि ये कहीं भी हमारा होता है। यहां पर बोला गया सिंह और जो तेंदुआ, उसका स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, उसका अपना क्षेत्र घोषित होता है, यहां कह दिया कि नहीं होता, इसलिए गलत हमारा है। तो पहला और दूसरा सही है, और पहला दूसरा सही हमारा कहां? तो ऑप्शन नंबर ए में सही पूछा गया था। आगे अगला मेरे भाई बोला गया, इसमें से मटर कुल का पौधा, मटर प्रोटीन इसमें पाया जाता है, तो मूंगफली भी हमारा होगा, यहाँ कुर्थी का दाल, ये हमारा सोयाबीन भी होगा, ये सभी तीनों हमारे होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सेवाल और कवक से लाइकेन बनता है, जिसको क्या कहते हैं? तो मेरे पास सेवाल और कवक में दोनों में रिलेशन होता है, और हम सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो अगर सेवाल की बात करते हैं और साथ ही साथ अगर हम कवक की बात करते हैं, दोनों में कैसा संबंध होता है? तो दोनों में मेरे पास सहजीवी संबंध होता है। ये कैसा संबंध है? इसको हम लोग सहजीवी संबंध
संबंध कहते हैं, और सहजीवी संबंध हम उसको कहते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है, जिसमें दोनों को फायदा, यानी इसको भी फायदा तो इसको भी फायदा होगा। कहिए कैसे फायदा? तो जहां शैवाल होता है, शैवाल खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, शैवाल खाना बनाता है, जब खाना बनाता है तो कवक को देता है खाने के लिए, इसका पेट भर जाता है, तो कवक क्या करता है, घर बनाता है, तो इसको रहने का जगह दे देता है। इसका मतलब मेरे भाई दोनों को एक दूसरे से फायदा है, और ऐसे संबंध को जब जहां पर दोनों को फायदा होता है तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं, और इसी सहजीवी संबंध को सिम्बाइटिक रिलेशन भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, सिम्बाइसिस भी कहते हैं। ये सब इसके नाम होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं इसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों को क्या होगा, तो दोनों को फायदा होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर पैरासिटिज्म की अगर बात करते हैं तो एक को तो फायदा होता है और दूसरे को क्या होगा, नुकसान होता है। जैसे कि आपके बाल में जू हो गया तो आपको तो नुकसान है, लेकिन जू को तो फायदा, पेट भरता है। कमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें याद रखना एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता, जीरो, जिसको कोई फायदा नहीं। जैसे कि हम लोग रिमोरा और शार्क की बात करें, शार्क बड़ी मछली है, उसको कोई फायदा नहीं होता है, जबकि रिमोरा उसके पेट में चिपक करके चलता है, तो रिमोरा को पेट भरते रहता है। जब शार्क कुछ खाता तो वो भी खाते रहता है, तो रिमोरा का पेट भरता है, रिमोरा को फायदा होता है, जबकि शार्क को कोई फायदा नहीं। तो कमेंसलिज्म का रिलेशन हमारा होता है। तो मेरे भाई रिलेशन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला सेब अगर कोई हृदय रोगी, अगर हृदय के जो पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर सलाह देता है कि आप प्रॉपर डेली 1-2 सेब आप खाइए। डॉक्टर डेली कहता है सेब खाने के लिए, क्योंकि सेब के अंदर क्या होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, जो एप्पल होता है, ये एप्पल की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां एप्पल की बात करते हैं। इस एप्पल में क्या होता है, तो इस एप्पल में मेरे पोटासियम हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस एप्पल में हमारा क्या होगा, कहेंगे पोटासियम तो होता ही होता है, और पोटासियम के अलावा हमारा क्या होगा, तो पोटासियम के अलावा हमारा फाइबर भी होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा पोटासियम तो होगा ही होगा, इसमें हमारा क्या होगा, कहीं यहां पर पोटासियम हमारा होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, जो हमारा एप्पल होता है एंटीऑक्सीडेंट के नाम से हमारा काम करता है। ये कैसा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारा काम करता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, हमारे सेब में फाइबर होता है, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब मेरे भाई जो एप्पल हमारे होते हैं, इस एप्पल में जो पोटासियम होता है, इस पोटासियम के कारण क्या होता है, ये पोटासियम क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के फ्लो को क्या करता है, फास्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसका काम क्या होता है, हृदय रोगी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पोटासियम की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे शरीर में पोटासियम होगा उसका कार्य होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उस ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर कोई हार्ट का पेशेंट होगा तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर कहीं बीमारी से वो हमारा हो जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो वो पोटासियम करता है। इसलिए कहता है डॉक्टर एप्पल खाने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, तो केवल यहां पर हम लोग किसके साथ जाएंगे, पोटासियम के साथ जाएंगे। और पोटासियम में फाइबर भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारा काम करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित कौन सा रक्त का लाल तरल भाग हमारा होता है। तो बताइए ब्लड का तरल भाग कौन सा होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम ब्लड की बात करते हैं, जो रक्त हमारा होता है इसका 2 भाग होता है, एक तो इसका ठोस भाग होता है और एक इसका तरल भाग होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इसका एक तो ब्लड में क्या होता है, एक तो हमारा ब्लड में लिक्विड भी होता है और ब्लड में हमारा क्या होता है, सॉलिड भी होता है, ठोस भी होता है। तो लिक्विड के रूप में अगर देखेंगे तो उसको आप ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, उसको आप क्या कहते थे, इसी को आप ब्लड प्लाज्मा के नाम से आप जानते हैं। और सॉलिड की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका आरबीसी वगैरह आता है, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है, डब्ल्यूबीसी हो गया। और साथ ही साथ अगर आप प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मेरे भाई हमारे ब्लड में लिक्विड फेज में कौन होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। और इसी ब्लड प्लाज्मा में 90% तो हमारा जल होता है और 10% में मिनरल्स वगैरह हमारा होता है, प्रोटीन वगैरह होता है। तो आपसे बोला गया कि रक्त का, ब्लड का तरल भाग पूछा गया, यानी कि लिक्विड वाला पार्ट पूछा गया है। बताइए लिक्विड वाला पार्ट क्या होगा, तो ब्लड प्लाज्मा होगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, तो प्लाज्मा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त की वाहिका को विस्फारित करता है और रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमारे मेरे भाई इस बात को न सुनिए, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जो ब्लड के फ्लो रेट को बढ़ाता, फास्ट कर देता, आसानी से ब्लड फ्लो कर पाएगा, वो कौन करता है? तो याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO कहते हैं, ये वो काम करता है, जो शरीर के अंदर का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करता है? ब्लड फ्लो को क्या करता? बढ़ाता है। आगे, कलियां जो विशिष्ट रूप से, कली जो होता है मेरे भाई, तो याद रखना तना में भी होता है, और जो पत्तियां होती है उसके निचले भी हिस्से में भी होता है। तो दो पत्ती के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है, हम आप सभी लोगों को बोले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक एक बच्चे को कर लेना है। इस बार का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अपडेटेड कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 2 जून से हमारी क्लासेस चलेगी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेहतरीन क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा मेरे में प्रैक्टिस करने के लिए जिस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम में है। इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के देखिएगा, सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको देख जाएगा बैच। तो यहां से आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगला कह रहा है कि किस कुल के पौधे टापा कपड़ा बनाता है? तो याद रखना पड़ेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा कुल का पौधा हमारा है? कौन सा कुल का पौधा? तो मोरेसी। मोरेसी। ये सब क्वेश्चन आपका नहीं पूछता, ये सब एसएससी में क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि मेरे भाई कौन सा mRNA, जिसको मैसेंजर RNA वैक्सीन कहते हैं, जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? तो मेरे भाई कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध जो किया गया था, अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम है मॉडर्ना। अमेरिका की एक कंपनी, इसका नाम है मॉडर्ना। उन्होंने मेरे भाई यहां पर जो कोविड वैक्सीन तैयार किया था, तो उसी में मैसेंजर RNA का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो मॉडर्ना एक कंपनी का नाम है जो कहां का है? तो यूएसए का है, अमेरिका का है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे, तपेदिक रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से? तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है, ध्यान रखेंगे। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार संबंधित हमारा किससे होता है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, हम सभी लोग जानते हैं पैंक्रियाज का नाम सुने होंगे, और पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं? तो इसी को अग्न्याशय बोलते हैं, पैंक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं। और इस पैंक्रियाज में क्या होता है? तो लैंगरहांस की दीपिका आप सभी लोग जानते होंगे। इसी में क्या होता है? लैंगरहांस की दीपिका। लैंगरहांस की जो दीपिका होती है वो यहां पर होता है, लैंगरहांस की दीपिका। और लैंगरहांस की दीपिका में हमारा क्या होता है? तो अल्फा सेल होता है। और इसी में हमारा क्या होता है? बीटा सेल होता है। और इसी में हमारा क्या होता है? तो कहेंगे इसी में हमारा डेल्टा सेल भी हमारा होता है। लेकिन हम इस बीटा सेल की बात करते हैं, इसी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो यहीं से होता है। और यही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और यही इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? याद रखना, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल, BGL को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को यह क्या करता है? तो कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है या इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, उनको मधुमेह जैसा बीमारी होता है। तो मेरे भाई ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड? अग्न्याशय से रिलेटेड हमारा है। क्या ये किडनी से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये हमारा यहां पर पित्ताशय से रिलेटेड, गोल ब्लैडर से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये हमारे लीवर से रिलेटेड है? नहीं। तो मेरे भाई इसमें से हमारा कोई नहीं, ये हमारे अग्न्याशय से रिलेटेड है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर इसका क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ तब जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होना चाहिए था। और पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं, तो जो पैंक्रियाज हमारा होता है मेरे भाई, ये हमारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है। इसलिए पैंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एक्सोक्राइन और या फिर क्या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई मिलान करना है। तो रेनेटिन जो होता है हमारा पनीर में एंजाइम्स के रूप में हमारा काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है। और जो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हम कहेंगे प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लाज्मिड क्या? तो बैक्टीरिया के रूप में होता है। तो ये सब हमारा सही है। और गोल्डन चावल जो हमारा होता है, इसमें हम कहते हैं विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताओ कौन सा इसमें से नहीं है? तो इनको लग रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आंसर क्या करोगे मेरे भाई? सीधा सीधा आंसर करोगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आंसर आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो ऑक्सीजनोमीटर हमारा क्या करता है? जैसे कि आप प्लांट लगाते हैं, और प्लांट जब लगाते हैं तो प्लांट का ग्रोथ हमारा डेली बाय डेली कैसे होता है, ये कौन डिवाइस मेजरमेंट करता है? तो प्लांट की लंबाई का जो मेजरमेंट करता है वो हमारा ऑक्सीजनोमीटर करता है। तो मेरे भाई
पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए, पौधे की वृद्धि दर कहने का मतलब डेली बेसिस पर उसका मेजरमेंट करके बताता कितना वृद्धि हुआ है, क्योंकि दर लगा हुआ है, इसका मतलब वो ऑक्सीनोमीटर करता है। तो ऑक्सीनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पौधे की जो वृद्धि होती है उसको नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो आपका यहीं पर होता है एंड। लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, आप सभी लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस श्योर करिएगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस का समावेश रहेगा, अपडेटेड कंटेंट के साथ आपके सामने आ रहा है। हो सकता है एक दो दिन लेट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। आपका काम क्या है? आपका काम एग्जाम के पहले तक आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ही रिजल्ट होता है। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम अगर लेकर के आ रहे हैं तो जो भी बच्चे होंगे काफी सभी लोग जुड़ेंगे और सबको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मेरे भाई। आप सभी लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जम के पढ़िए, रिजल्ट दीजिए इस बार, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।